Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to start topic number 2 of chapter number 1. In the previous classes we have learned about biology and its branches. And I had given you the assignment to memorize definition of biology and its branches and to write down it in your register. Have you done it? Okay, we are going to start the topic. Before starting the topic, what should you have? आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए, आपकी किताब होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन बैंक भी मौजूद होना चाहिए। नोट्स खोल लीजिए। आज जो टॉपिक हमने पढ़ने जा रहे हैं, द टॉपिक इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 3 ऑफ योर नोट्स। ओके, खोल लिया? चलिए शुरू करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज biological method. Biological method. What is a biological method and what is the definition of biological method? A biological method is a scientific method or approach used to resolve the problem related to or produced by a living organism. Biological method या हयातियाती तरीक़ाकार उस साइंसी तरीक़ेकार को कहा जाता है जो हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा मसला जो लिविंग थिंग्स के साथ पैदा हो गया हो या लिविंग थिंग की वजह से पैदा हुआ हो, उस मसले को हल करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। दोबारा सुनिए, बायोलॉजिकल मेथड वो साइंटिफिक तरीका है जो कि लिविंग थिंग्स में कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई हो या लिविंग थिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई हो, या आसान लफ्जों में कहा जाए तो कोई भी मसला जो लिविंग थिंग से मुताल्लक हो उसे हल करने के लिए जो साइंसी तरीका इख्तियार किया जाता है उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी चंद महीनों पहले फरवरी के लास्ट में या दिसंबर के लास्ट में, बिल्कुल दिसंबर का लास्ट कहना चाहिए, दिसंबर के लास्ट में चाइना के सूबे वुहान में एक जो है वो मसला पैदा हुआ कि वहां लोग बीमार होने लगे। बीमार होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस बीमारी में कुछ मामला ये थे कि कुछ नज़ला जुकाम की कैफियत पैदा होती थी और उसके बाद जो है वो लोगों का निज़ाम तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम मुतासिर होता था और उसकी वजह से कुछ अमवात भी हो गई। ये कुछ इस तरह के मामला थे कि जिससे पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था और इतनी जल्दी मौत का वाक़या हो जाना ये भी अपने आप में हैरान कुन था। तो बहरहाल क्योंकि इससे इंसान मुतासिर हो रहे थे, तो इंसान भी एक लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसको साइंटिफिक मेथड के जरिए रिजॉल्व किया गया और आज आपके पास उस बीमारी से मुतालिक बेशुमार इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। जी, किस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ? हमारे यहाँ का, पूरी दुनिया का आजकल जो हर्ट इशू है, अल्लाह पाक आफियत फरमाए सबसे और सबको महफूज रखे और जो बीमार है उनको शिफा भी अता फरमाए। जी, किस मसले की बात कर रहा हूँ? कोरोना वायरस की वजह से जो मामला हुआ, ये कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस का जो है वो कौन सा ये वर्जन है या कौन सी मॉडिफाइड इसकी फॉर्म है और कोरोना वायरस की शक्ल कैसी होती है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये तमाम चीज़ें जो आपको अब मालूम हो गई हैं, ये 4-5 महीने पहले कुछ भी मालूम नहीं था। तो जब ये प्रॉब्लम पैदा हुई तो उस वक्त जो है इस मसले को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट या मेडिकल से या तिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ बैठे, उन्होंने इसको देखा, उसकी जांच पड़ताल की और जो इसके बाकायदा स्टेप्स होते हैं उसके तहत काम करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि जनाब ये बीमारी है और इसकी ये अलामत हैं, इसमें ये मसाइल बॉडी के अंदर होते हैं, इस वजह से मौत वाक़ हो सकती है, ये इसकी प्रिवेंशन हो सकती हैं। अभी बहरहाल उसके इलाज के ऊपर काम चल रहा है कि वाक़ई उसकी कोई वैक्सीन तैयार हो जाए। वैसे अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो मरीज खुद भी शिफायाब हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम रखा है उससे फाइट करके जो है वायरस को ख़त्म कर सकता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था कि प्रॉब्लम इसी तरह क्रिएट होती हैं। ये इंसानों के साथ है, पौधों के साथ भी हो सकती है, जानवरों के साथ भी हो सकती हैं, इवन ये कि बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी हो सकती हैं। तो इस तरह की जो मसाइल हैं जो लिविंग थिंग्स को मुतासिर करते हैं, उन मसाइल को जो हल किया जाता है तो उसके लिए साइंसदानों ने या बायोलॉजिस्ट ने एक तरीक़ाकार वज़ा कर दिया है कि आप इस तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए काम करेंगे
तो आसानी से उसके हल की तरफ आप पहुंच जाएंगे और उस मसले की वजह भी आपको मालूम हो जाएगी। एंड वो मेथड, वो तरीकाकार क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मेथड। तो अभी हमने आपको उसकी डेफिनेशन बताई, मिसाल के जरिए कुछ समझाने की कोशिश भी की। अब हम उसके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ अ बायोलॉजिकल मेथड। नंबर 1 स्टेप ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला जो स्टेप है वो मुशाहिदा है कि मालूमात इकट्ठी की जाए, ऑब्जर्व किया जाए, मुशाहिदा किया जाए कि जो भी मसला पैदा हो रहा है वो किस नौइयत का है, वो क्या क्या चीज़ें आपके पास यहाँ किताब में और आपके सिलेबस में। इसकी मिसाल के तौर पर मलेरिया को शामिल किया गया है। ये उस वक्त की बात है जब मलेरिया के बारे में डिस्कवर नहीं हुआ था, तो मलेरिया की मिसाल को फिलहाल यहाँ बना के पेश किया गया है। मिसाल बना के पेश किया गया है मलेरिया बीमारी को, कि नोट किया गया कि कोई ऐसी बीमारी है जिसमें लोग बीमार होते हैं तो उन्हें ठंड लगती है, बुखार होता है, जिस्म में टूटने वाला दर्द होता है, और ये भी मालूमात इकट्ठा की गई कि ये जो बीमारी है उसके बारे ये कौन से इलाकों में ज्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं ऑब्जर्वेशन, यानी किसी भी मसले के बारे में तमाम मालूमात को इकट्ठा करना, ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला मरहला यही है कि वो मसला जो लिविंग थिंग को मुतासिर कर रहा है उसमें क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है, तो मलेरिया के बारे में जो मालूमात इकट्ठा की गई वो यही थी कि मलेरिया ऐसे इलाकों में ज्यादा फैल रहा है जो दलदली इलाकों के नजदीक हो, जहाँ पानी के तालाब वगैरह, कीचड़ वगैरह हो, वहाँ ज्यादा फैलता है ये। जो लोग इससे मुतासिर होते हैं उन्हें बुखार होता है, ठंड लगती है, और उस वक्त तो मौत भी वाक़ हो जाती है। मलेरिया की 4 टाइप्स होती हैं, उनमें से पाकिस्तान में जो टाइप है वो फैटल नहीं है, आमतौर पर उससे मौत वाक़ नहीं होती, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम होता है, उसकी वजह से मौत भी वाक़ हो जाती है। तो उस वक्त काफ़ी मौत हुई। तो सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन, यानी मालूमात इकट्ठा करना। उसके बाद नंबर 2 हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, व्हाट इज हाइपोथेसिस? Hypothesis is the intelligent guess of a scientist in the following statement. ऑब्जर्वेशन को जमा करने के बाद कोई साइंसदान जब कोई अक्ली तौर पर कोई मफरूजा पेश करता है कि जनाब ये जो मामला हो रहा है इसमें ये चीजें हैं और ये इसके मामलात हैं, जैसे मलेरिया के बारे में जो मालूमात इकट्ठा की गई उन्हें जो वेरीफाई किया गया तो पता चला कि ये इन्हीं इलाकों में फैल जाता है, इससे लोग मुतासिर होते हैं, उनमें ये चीज़ें। तो ये इनको जब स्टेटमेंट की सूरत में पेश करता है कोई साइंसदान तो ये अकली दलाइल जो है वो क्या कहलाते हैं भाई? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज द इंटेलिजेंट गेस ऑफ अ साइंटिस्ट। उसके बाद अगला मरहला होता है डिडक्शन। जो हाइपोथेसिस पेश किया गया है उसकी वजाहत पेश करना, उसकी वजाहत पेश करना। एक नजरिया पेश किया गया, एक मफरूजा पेश किया गया, एक कयास आराई की गई। सॉरी मैंने इसके थोड़ा सा गलत इस्तेमाल किया, हाइपोथेसिस को उर्दू में कहते हैं कयास आराई। तो जो कयास आराई की गई है उसके बारे में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना। मलेरिया के बारे में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या जो हाइपोथेसिस कायम किया गया था पहले, उसमें यह था कि कोई जरासीम है जो ये काम कर रहा है, तो मलेरिया के जो मरीज हैं उनकी बॉडी के अंदर ये जरासीम पाया गया और उसका नाम था प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया पैदा कर रहा था। अब अगला मरहला होता है कि जो एक कयास की गई थी उसके बारे में कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी आ गई है, वजाहत भी आ गई है, तो अब उसकी वेरिफिकेशन है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं कि हमने जो ये दलाइल पेश किए हैं, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है किसी भी कयास आराई के बारे में, जैसे मलेरिया के बारे में बात की गई कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो अब एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि वाकई ऐसा है या नहीं है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए? मलेरिया के बारे में डिडक्शन क्या थी? वो ये थी कि मलेरिया जिन लोगों को होता है तो उनके खून में प्लाज्मोडियम होता है। अब इसको साबित करना एक्सपेरिमेंट के जरिए तो किया ये गया कि 100 मरीज ले लिए गए मलेरिया के और 100 नॉर्मल इंसान लिए गए
उनके ब्लड को टेस्ट किया गया तो जितने नॉर्मल इंसान थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था, और जितने भी मरीज थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। तो इस तरह एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है, तजुर्बा किया जाता है कि जो हमने बात की है वो वाकईतन वैसी है या नहीं है, और इसमें कम से कम 100 लोगों का ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है। जब ये तजुर्बा या एक्सपेरिमेंट वैसा ही पाया जाता है जैसा हमने हाइपोथेसिस कायम किया था, जैसी हमारी डायरेक्शन थी, तो जनाब ये इसके रिजल्ट जो है वो अखज़ किए जाते हैं और पेश किए जाते हैं कि जनाब हमने जो दलाइल आपके सामने पेश किए थे और जो हमने कयास आराई की थी वो वाकईतन वैसी ही है। जैसे यहाँ 100 मलेरिया के मरीजों को देखा गया कि उनमें उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है और जो नॉर्मल लोग हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं है। तो मलेरिया के बारे में रिजल्ट कायम किया गया कि जनाब मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है, और इस रिजल्ट को दुनिया के सामने पेश कर दिया जाता है, और दुनिया में मौजूद दीगर जो साइंसदान हैं वो इसके ऊपर बार बार तजुर्बात करते हैं, रिजल्ट लेते हैं, बार बार तजुर्बात करते हैं, बार बार इसके ऊपर काम करते हैं, और जब वो बार बार एक जैसा ही पाया जाता है तो वो एक ऑथेंटिक चीज हो जाती है और उसे कह दिया जाता है थ्योरी। थ्योरी इज अ set of scientific assumptions which with one another सॉरी इसमें एक वर्ड मिस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी। Theory is a set of scientific assumptions consistent with one another। थ्योरी जो है वो साइंसी मफरूजात का एक तवातुर होता है जो कि एक दूसरे के बाद पै दर पे बयान किए जाते हैं और जो कि वेरीफाइड होते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन आप याद करेंगे, उसके बाद स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, ये मैंने शॉर्ट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आपके पास नोट्स में इनकी डिटेल डेफिनेशन मौजूद है मलेरिया की एग्जांपल के साथ। तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अपने नोट्स में से याद करना है, पेज नंबर 3 और 4 पर ये मुकम्मल टॉपिक मौजूद है। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के हवाले से, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस के हवाले से कि इम्तिहान के लिहाज से टॉपिक किस तरह इम्तिहान में आता है। तो इम्तिहान में ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन, उसके स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन। कभी जो है वो सिर्फ स्टेप्स की डेफिनेशन पूछी जाती है कि आप बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन और स्टेप्स की डेफिनेशन लिखें, और कभी ऐसा भी होता है कि मलेरिया की एग्जांपल के साथ पूछा जाता है। तो आपके पास जो क्वेश्चन बैंक मौजूद है ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक आपके पास है ना ये भी। तो क्वेश्चन बैंक में ये सवाल, इससे मुतालिक सवाल चैप्टर नंबर 1 का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है ये चैप्टर नंबर 1 का। तो आपने ये पूरा सवाल याद करना है और इसे अपने रजिस्टर में लिखना है, और इसको अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें, नोट्स को भी पढ़ें, जो चीजें बताई गई हैं उन्हें अपने अल्फाज में नोट करने की कोशिश करें, सवाल को जैसा जब नोट्स में लिखा हुआ है वैसा लिखें, और जवाब लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताने जा रहा हूं, जब आप उसको याद करने के बाद अपने रजिस्टर में लिखेंगे तो हेडिंग्स वगैरह को अच्छी तरह बनाएं। जैसे हमने प्रेजेंटेशन को जो है अच्छा सा बनाने की कोशिश की है, हमने यहाँ इसमें रेड और ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है, आप रेड और ग्रीन कलर इस्तेमाल ना करें, आपके पास इम्तिहान में इतना वक्त नहीं होता कि आप 4-4 कलर इस्तेमाल कर सकें, आप सिर्फ 2 ही कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पास ब्लू और ब्लैक मार्कर रखें, 2 कलर इस्तेमाल करें, लेकिन मेन हेडिंग्स का साइज और सब हेडिंग का साइज ये प्रेजेंटेशन इसमें नोट करें और इसके लिहाज से अपने रजिस्टर में काम करें, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो हमने आपको बताया बायोलॉजिकल मेथड के बारे में आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बायोलॉजी की एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।